नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश की राजनीति में उलटफेर का दिन है। आज तीन बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगने के आसार पैदा हुए। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। जयंत चौधरी अब तक इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ अपने गठबंधन का ऐलान खुलेआम कर चुके हैं। दोनों पिछला असेंबली चुनाव मिलकर लड़े थे। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में आरएलडी के लिए 7 सीटें छोड़ने की बात कही है, लेकिन आज जयंत चौधरी की बीजेपी के नेताओं के साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई और उसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि जयंत चौधरी भी पाला बदल सकते हैं। और दूसरी खबर यह है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी तेलुगु देशम पार्टी के साथ अलायंस करेगी। टीडीपी के प्रेसिडेंट चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ रहे हैं और चर्चा है कि कल वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। तीसरा और बड़ा डेवलपमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ। चुनाव से ठीक पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा। इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी माना है। एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजीत पवार के गुट को दे दिया गया है। इन तीनों डेवलपमेंट्स का सियासत पर क्या असर होगा, आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, विपक्ष के गठबंधन पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा, अखिलेश यादव का अगला कदम क्या होगा, क्या जयंत चौधरी के जाने के बाद अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे या यूपी में तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, आपने जो 2 खबरें दी थी मैंने दर्शकों के साथ शेयर की है। पहली बात, मैंने लोगों को बताया कि जयंत चौधरी की मीटिंग हुई है दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ और वो अलग हो सकते हैं। तो क्या डिटेल्स हैं आपके पास? और अजय जी, सबसे पहले जयंत चौधरी की बात करें तो इसमें जो बातचीत बीजेपी से चल रही है इसके 2 चरण रहे। पहली बार जो बातचीत की शुरुआत हुई थी रजत जी, वो तकरीबन 8 से 9 महीने पहले जयंत चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जब उन्होंने मुलाकात कर गठबंधन की इच्छा जताई थी, तब हमारे सोर्सेज का यह कहना है कि अमित शाह ने यह कहा था कि आपको अपनी पार्टी का मर्जर बीजेपी में कर लेना चाहिए। अगर आप इस शर्त पर तैयार हैं तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर लीजिए और आगे की बातचीत कर लीजिए। उसके बाद जयंत चौधरी ने जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने मर्जर की इच्छा नहीं जताई बल्कि सिर्फ गठबंधन की बात कही। उसमें बीजेपी उस बात पर सहमत नहीं हुई। तकरीबन 20 दिन पहले दूसरे स्टेज यानी कि एक बार फिर से वो बातचीत शुरू हुई और अभी केंद्र सरकार के एक मंत्री जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके मार्फत वो बातचीत शुरू हुई और वो बातचीत काफी एडवांस स्टेज में आ गई है। खासतौर पर दिलचस्पी ये रही कि जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आरएलडी के लिए सीटों का ऐलान किया था, तब भी ऑलरेडी जयंत चौधरी बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे थे। हमारे सोर्सेज का यह कहना है कि एक बार फिर से बीजेपी से जब की तरफ से ये कहा गया कि आप विलय करें, तो जयंत चौधरी ने विलय को लेकर इच्छा जताई, लेकिन 3 सीटों को लेकर जरूर ये कहा कि अगर 3 सीटें उन्हें लोकसभा चुनाव में दी जाती हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहेंगे। बीजेपी के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन जाट कम्युनिटी को लेकर बीजेपी का जरूर कंसर्न रहता है वेस्टर्न यूपी में। अगर आरएलडी साथ आ जाती है तो समझा जा सकता है कि फिर उसके बाद बीजेपी एक तरह से चुपड़ा साफ करने के इक्वेशन में रहेगी और यादव और मुस्लिम 2 कास्ट को छोड़ते हैं और जाटों के एक हिस्से को छोड़े तो अन्यथा बीजेपी का जातिगत समीकरण बहुत बड़ा एक बुके बन जाएगा। और उस लिहाज से बीजेपी ने भी उस बातचीत को बहुत गंभीरता से लिया है। सोर्सेज का यह कहना है कि बातचीत फाइनल स्टेज में है। एक बड़े केंद्रीय मंत्री जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनके मार्फत ये बातचीत चल रही है। जैसे ही उस पर मुहर लगेगी, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जयंत चौधरी की मुलाकात करा दी जाएगी। देवेंद्र, एक बात है, अखिलेश ने 7 सीटें ऑफर की, आप कह रहे हैं बीजेपी उन्हें 3 सीटें देने को तैयार है, तो जयंत चौधरी के लिए कैसे फायदे का सौदा हो सकता है? और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी रजत जी कि जयंत चौधरी को भी बखूबी मालूम है कि ग्राउंड में उत्तर प्रदेश में अभी क्या सेंटीमेंट है।
खासतौर पे राम मंदिर के अभियान के बाद जयंत चौधरी को पता है कि सीटें आप इतनी लड़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सी सीटें आप जीत रहे हैं, कितनी सीटें जीत पा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज कि उसमें समाजवादी पार्टी की शर्त भी ये थी कि भले ही हम आपको 7 सीट दे रहे हैं लेकिन इसमें से कुछ कैंडिडेट हमारे होंगे, यानी कि सपा के कैंडिडेट होंगे, आरएलडी के सिंबल पे लड़ेंगे। वो बात भी जयंत चौधरी के लिए मुफीद नहीं थी। और लेकिन उससे बड़ा फैक्टर ये था कि ग्राउंड पर सेंटिमेंट, ग्राउंड पे माहौल वो देख रहे हैं और स्थिति ये आ गई कि कल विधानसभा में आरएलडी के कई सारे विधायकों ने, आरएलडी के कुछ विधायकों ने बीजेपी कई सारे विधायकों को यह बताया कि अब तो हम लोग साथ आ रहे हैं और उनके अंदर खुशी का माहौल था। तो उससे समझा जा सकता है कि आरएलडी के भीतर क्या ग्राउंड फीलिंग है, ग्राउंड सेंटिमेंट को लेकर कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव कहां जाने जा रहा है। तो ऐसे में 3 सीट अगर जयंत चौधरी को बीजेपी से मिलता है तो वो 3 सीट जीतने की स्थिति में पूरी तरह से रहेंगे। समाजवादी पार्टी से अगर 7 सीट मिलता है तो उनमें से 3-4 कैंडिडेट उनके होंगे और बाकी जो होंगे उनमें से एक भी जीत पाएगा कि नहीं, ये संदेह, बड़ा संदेह रहेगा। उस लिहाज से समझा जा सकता है कि जयंत चौधरी के लिए कौन सा इक्वेशन ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होगा। देवेंद्र, ये बात समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश में माहौल ऐसा है जहां पर एक तरफ नरेंद्र मोदी का प्रभाव है, दूसरा योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है और मिलकर के ये लोग 80 में से 70-72 सीटें जीतने का प्लान भी बना सकते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी का कुछ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू, आपने खबर दी, वो अलायंस करना चाहते हैं, एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। जी हाँ राजा जी, चंद्रबाबू नायडू इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात तकरीबन 3-4 महीने पहले कर चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि बीजेपी साथ हमें ले ले। बीजेपी ने दरवाजे बंद कर रखे थे और बीजेपी उनसे बातचीत गठबंधन को लेकर नहीं कर रही थी। अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात जरूर की लेकिन गठबंधन को लेकर तब कुछ भी नहीं कहा था। अब हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गठबंधन को लेकर काफी बातचीत हो गई है। संभवतः कल शाम तक चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आएंगे, कल रात या परसों उनके गृह मंत्री अमित शाह से या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश से मुलाकात हो सकती है। जो सीटों का फॉर्मूला है वो हमें ये बताएगा कि 6 से 7 सीट बीजेपी, पवन कल्याण की जनसेना 2 सीट और अन्य पर टीडीपी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। और उस लिहाज से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। हालांकि इसमें 2 चीजें हैं रजा जी। बीजेपी में जो एक धड़ा ऐसा है जो कि चाहता है कि टीडीपी के साथ जाया जाए। कुछ नेता जरूर ऐसे हैं जो कि इस राय से अलग राय रखते हैं। उनका यह कहना है कि अकेले रहना ज्यादा मुफीद इस लिहाज से रहेगा कि वाईएसआर भी आपके पास एक ऑलरेडी केंद्र में प्रत्यक्ष ना सही, परोक्ष स्तर पर ही सही, एक मददगार एलाइज के तौर पे रहता है। जितने महत्वपूर्ण बिल होते हैं वहां पर आईएसआर एक कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पक्ष में ही खड़ा नजर आता है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वो धड़ा, उसकी आवाज, उसका तर्क अभी थोड़ा कमजोर पड़ गया और बीजेपी टीडीपी के साथ गठबंधन की जो बातचीत है वो बहुत एडवांस स्टेज में जा चुकी है। देखना होगा कि अंतिम नतीजा क्या होता है। देवेंद्र, जैसे ही इन दोनों बातों पर अंतिम नतीजा आपके पास हो, आप इन्फॉर्म करना, हम आपसे बात करेंगे। और मुझे मालूम है कि ऐसी खबरें आप सबसे पहले देते हैं इंडिया टीवी के दर्शकों को, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र पाराशर ने 2 बड़ी बातें बताई। पहली यह कि बीजेपी चाहती थी जयंत चौधरी आरएलडी को बीजेपी में मर्ज कर ले, लेकिन जयंत चौधरी इसके लिए तैयार नहीं हुए। और दूसरी बात यह कि जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ अलायंस की इच्छा खुद जताई और जयंत चौधरी उस वक्त भी बीजेपी के साथ संपर्क में थे जब वो अखिलेश यादव के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा कर रहे थे। जयंत चौधरी ने बीजेपी से सिर्फ 3-4 सीटें मांगी हैं और बीजेपी इसके लिए तैयार है। यानी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 1-2 दिन में जयंत चौधरी इंडिया अलायंस छोड़कर बीजेपी के साथ नजर आएंगे। जयंत चौधरी के साथ उत्तर प्रदेश में अलायंस का मतलब है बीजेपी इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती, जीत पक्का करने का कोई अवसर खोना नहीं चाहती। यूपी में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। सर्वे और ओपिनियन पोल बताते हैं कि यहां बीजेपी 80 में से 72 सीटें जीत सकती है। लेकिन जयंत चौधरी से अलायंस करने के बाद 2 से 4 सीटें देने का मकसद उत्तर प्रदेश में बड़ा असर डालेगा, बीजेपी को और ताकत देगा। और उससे भी बड़ी बात यह कि यह इंडिया अलायंस के लिए एक और बड़ा झटका होगा। और इसी तरह आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ हाथ मिलाने का मतलब होगा आंध्र प्रदेश में 7-8 सीटें जीतने की कोशिश। जहां बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, वहां भी पैर जमाने की कोशिश। इंडिया अलायंस को तीसरा झटका महाराष्ट्र में लगा, जहां शरद पवार के हाथ से पार्टी भी गई और सिंबल भी गया।
इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना। चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया कि पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल दोनों अजीत पवार गुट को ही मिलेगा। जैसे ही फैसला आया, अजीत पवार कैंप के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अजीत पवार के सपोर्टर्स ने एनसीपी का सिंबल लेकर उनके फेवर में नारे लगाने शुरू कर दिए। अजीत दादा पवार ने पिछले साल ही शरद पवार से अलग होने के बाद इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन फाइल की थी और एनसीपी के नाम और सिंबल पर दावा किया था। दूसरी तरफ शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन में उन मंत्रियों और विधायकों को अयोग्य करने की मांग की थी जो पार्टी छोड़कर गए थे। इस पर 10 से ज्यादा बार सुनवाई हुई और आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया कि एनसीपी पर अजीत पवार का ही अधिकार है। चुनाव आयोग ने कल शाम 3 बजे तक शरद पवार गुट से अपनी पार्टी के लिए नया नाम देने का निर्देश दिया है। शरद पवार को 3 ऑप्शन देने होंगे। अगर शरद पवार का ग्रुप कल शाम तक 3 नाम दे देता है तो उनमें से एक उन्हें अलॉट हो सकता है। फैसला आने के बाद शरद पवार की बेटी और एनसीपी की लीडर सुप्रिया सुले सामने आई। सुप्रिया ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उनके गुट से नया नाम और सिंबल के 3 ऑप्शन पूछे हैं, वो उन्हें दे देगी, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कमीशन ने जो फैसला किया इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप देख रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ठीक थे और फाउंडर मेंबर, इस पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, लड़ लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। या अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं है, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। कारण क्या मानती हैं आप इस फैसले का? अदृश्य शक्ति। आपके पक्ष का नेता या फिर चुनाव आयोग, क्या लगता है ये फैसला किसकी वजह से आया? अदृश्य शक्ति। हाँ, बिल्कुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगी। अगर हम पे अन्याय होगा तो कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। उन्होंने टाइम दिया है, कल तक 3 नाम और 3 सिंबल उनको देने, तो हम कर देंगे कल वो। सुप्रिया सुले इसे अदृश्य शक्ति का फैसला बता रही हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, आज ये साबित हो गया कि उनका दावा सही था। आज इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर मोहर लगा दी। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी पूरी मजबूती से आगे बढ़ेगी। सही आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्व का होता है। आखिर एक पहचान बनती है। लोगों कई बार पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, सिंबल का ही उल्लेख करते हैं। और दूसरा फिर क्या होता है कि एक पार्टी आखिर एक संस्था है, पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं, केवल वोटर की बात नहीं है। तो उनका भी एक मनोबल रहता है, उनको भी एक समाधान रहता है कि हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं यही सही संस्था है। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए, उसका हमारा कोई उसमें कोई किसी को कहना नहीं है। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया, इसका हमें समाधान है। लेकिन शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अवाड़ ने कहा, कल अजित पवार अपने चाचा के मरने की कामना कर रहे थे और आज उन्होंने सियासी तौर पर शरद पवार की हत्या कर दी। जितेंद्र अवाड़ ने कहा कि अजित पवार को इस विश्वासघात की सजा महाराष्ट्र की जनता देगी। कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी। आगे का क्या मैं कल बोला कि उन्होंने भाषण में बोला कि शरद पवार के आखिरी चुनाव कब होगा मालूम नहीं, तो मैंने बोला कि वो मौत की राह देख रहे हैं।
तभी वो थोड़े से गड़बड़ा गए और मेरे ऊपर बहुत जनों ने वार किया। आज उन्होंने गला दाबा दिया शरद पवार का पॉलिटिकली, और इसके पीछे एक ही आदमी है, अजित पवार। हत्या तो अजित पवार ने की, सगे यानी खून का रिश्ता, उस खून के रिश्ते ने गला दबा डाला। वो जाने वाला ही था, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। ये तो हमको जिस दिन हमारी नेशनल रिकग्निशन उन्होंने निकाली तभी हमें पता चला था कि ये सब हो रहा है। और अजित पवार को पार्टी में लेके उसको उप मुख्यमंत्री बनाना, ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। और इनकी पहचान जो है अजित पवार की, माइनस शरद पवार बोलते तो उनको कोई पूछता था क्या? लेकिन वो फिनिक्स है, फिनिक्स जैसा पक्षी रहता है ना, जो राख से उठ के ऊपर आता है, वो शरद पवार है। जो शिवसेना के केस में हुआ वही एनसीपी के केस में हुआ। दोनों केसेस में पार्टियों ने अपने ही संविधान का पालन नहीं किया। इस चक्कर में उद्धव ठाकरे के हाथ से तीर कमान छिन गया और आज शरद पवार के हाथ से घड़ी निकल गई। हालांकि सही है कि जैसे अब तक उद्धव ठाकरे खुद को सताया हुआ, ठगा हुआ, ये बताकर जनता की सिंपैथी हासिल करने में लगे हैं, वही काम शरद पवार और उनकी पार्टी के लोग करेंगे। शरद पवार का महाराष्ट्र में सियासी कद बहुत बड़ा है, उनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र की राजनीति में लगाया है, अपनी मेहनत से पार्टी खड़ी की थी। अजित पवार को राजनीति के गुर शरद पवार ने ही सिखाए। इसलिए यह कहना कि पार्टी का नाम और सिंबल मिल जाने से अजित पवार की नैया पार लग जाएगी, यह ठीक नहीं होगा। लेकिन अजित पवार का अपना कद है, उनकी भी अपनी फॉलोइंग है, अपनी स्टैंडिंग है, इसलिए उनको यह फायदा होगा कि सीटों के बार्गेनिंग में अजित पवार की ताकत जरूर बढ़ेगी। वो बीजेपी से ज्यादा सीटें मांग सकते हैं और विरोधी दलों के अलायंस में कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार से सीटों की बार्गेनिंग और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करेगी। कांग्रेस कहेगी कि आपकी दोनों पार्टियों के पास न सिंबल है न पार्टी का नाम। लेकिन जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे मोदी विरोधी मोर्चे के दल परेशान तो हैं। और जब से नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार और बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट सेट कर दिया, पार्लियामेंट में ऐलान कर दिया, ऑपोजिशन पार्टीज में खलबली तो है। आज कांग्रेस, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमाम पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, जिस तरह मोदी ने सीटों की बात की उससे लगता है कि सारा खेल सेट हो गया। ईवीएम का नतीजा मोदी को पहले से पता है। चुनाव होने के पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी? तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं। मुझे लगता है पहले तो हम सोचते थे कि हाँ या ना, लेकिन जिस दावे के साथ तो कहते हैं उसमें लगता है कि ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी। एक के बाद एक सारे हमारा प्रतिष्ठान तो कब्जे में कर ही रहे हैं। अंत में लगता है कि हमारे चुनाव भी और चुनाव का भी मजाक उड़ाया जाएगा। आम लोगों की वोट किसी नेता की जेब में रखते हुए फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है, लेकिन वो कैसे कह सकते दबे के साथ और शंका भी बता सकते। इसका मतलब कि हेराफेरी करने की सारे नापाक मंसूबे तय हो चुके हैं। जो बात अधीर रंजन ने कही, लगभग वही बात आरजेडी के एमपी मनोज झा ने कही। मनोज झा ने कहा, लगता है नरेंद्र मोदी ने जिस कॉन्फिडेंस से नंबर बता दिए, सीट बता दी, उससे तो लगता है कि ईवीएम का खेल सेट हो चुका है। अब अगर एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 4, तो इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम। इतना ईवीएम सेट हो गया, मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, अब कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। अगर आप अपने वादे को ना पूरा करके भी अगर 370 लार का सपना देख रहे हैं तो मैं समझता हूं लोकतंत्र हमारा स्वस्थ नहीं है। 2014 के बाद से विरोधी दलों के नेता हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बार तो चुनाव होने से पहले ही ईवीएम पर उंगली उठाई जा रही है। इसका जवाब क्या है? क्या वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? पिछले हफ्ते
चुनाव लड़ाने वाले और चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर आपकी अदालत में आए थे तो हमने प्रशांत किशोर से साफ साफ लफ्जों में पूछा था कि आपने नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे तमाम नेताओं के साथ काम किया है, बहुत सारे चुनाव करीब से देखे हैं, लड़वाए हैं, जिताए हैं, तो प्रशांत किशोर को क्या लगता है कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, ईवीएम के जरिए बेईमानी हो सकती है? क्योंकि प्रशांत किशोर ने बूथ लेवल पर काम किया है। उनका जवाब क्या था, ये आपको सुनवा देता हूं। बहुत सारे लोग कांग्रेस में ये पब्लिकली कहते हैं कि ये मोदी जी ऐसे नहीं जीतते, ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतते हैं। देखिए, मैं उन विषयों पर कमेंट नहीं करता हूं जिसमें मेरी कोई विशेषज्ञता नहीं है, क्योंकि वो गॉसिप है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ईवीएम में जो टेक्निकल बातें को अगर हटा भी दें तो ऑपरेशनली इतने बड़े स्तर पर 10 लाख बूथ हैं देश में, उसमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, इतने सारे ऑफिसर्स, इतने लोग, इतनी बड़ी व्यवस्था, इसको आप कंसिस्टेंटली मैनिपुलेट कर दें और वो बात बाहर ना निकले, इसकी संभावना बहुत कम है। दूसरी बात कि अभी तक ऐसा तो है नहीं कि सर्वे में हम लोग पा रहे हैं कि भाई कांग्रेस को 40% वोट आ रहा है और रिजल्ट अगर 20% आ जाए तो एक बार को फिर भी सोचा जा सकता है। लेकिन जब जो नॉर्मल साइंटिफिक सर्वेज हैं, मतलब वो सही है गलत है वो छोड़ दें, लेकिन डायरेक्शनली वो कहीं ये नहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस की बहुत बड़ी बढ़त है या इंडिया की बहुत बड़ी बढ़त है। और ये आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सर्वेज पुट टुगेदर, अगर उसका आप एवरेज भी ले लें तो पिछले 10 वर्ष के सर्वे से बिल्कुल उलट नतीजे कहीं नहीं आए हैं। तो बल्कि अगर आए हैं उल्टे तो बीजेपी के खिलाफ ही गए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस के नेताओं को ईवीएम की बात करते देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी हार को एडवांस में कबूल कर लिया है। कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की 4-5 मीटिंग्स की और सोचा काम हो गया। सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए एक कमेटी बना दी और मान लिया सब सेट हो गया। जब एक एक करके पार्टियां साथ छोड़ने लगी, जब पूरा अलायंस टुकड़े टुकड़े होते दिखा तो ईवीएम को जिम्मेदार बता दिया। मैं प्रशांत किशोर की इस बात से सहमत हूं कि जहां पर 10 लाख पोलिंग बूथ हैं, 30 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन्स का इस्तेमाल होता है, जिन मशीनों को मैनेज करने के लिए 70 से 80 लाख लोग काम करते हैं और ज्यादातर सरकारी कर्मचारी होते हैं, वहां गड़बड़ हो जाए और इसकी खबर ना मिले, सबूत सामने ना आए, ऐसा संभव नहीं है। चंडीगढ़ में तो हमने देखा एक आदमी ने बैलेट काउंट करने में गड़बड़ की, आरोप लगा, खबर भी आ गई, सबूत भी आ गया। जहां लाखों लोग इन्वॉल्व हैं, वहां कोई गड़बड़ हुई होती तो अब तक कई सबूत सामने आ गए होते। इसलिए ईवीएम में हेराफेरी के आरोप बिल्कुल बेमानी है। वैसे इंडिया अलायंस में शामिल एक और नेता अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आज दिल्ली जज बोर्ड स्कैम के सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली में 12 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। इनमें मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार, जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के ऑफिस और चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल के ठिकाने भी शामिल हैं। इल्जाम है कि दिल्ली जल बोर्ड में ठेके देने में 21 करोड़ का घोटाला हुआ था। एक्स चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी को 38 करोड़ का ठेका दिया था, जबकि कंपनी स्टैंडर्ड की शर्तें पूरी नहीं करती थी। इसके बाद एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह ठेका अनिल कुमार अग्रवाल की कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को दे दिया। ईडी का आरोप है अनिल कुमार अग्रवाल ने ठेके के पैसे मिलने के बाद 3 करोड़ रुपए जगदीश अरोड़ा के खाते में ट्रांसफर किए। इल्जाम है अनिल कुमार अग्रवाल की कंपनी की तरफ से जल बोर्ड के फॉर्मर मेंबर शलभ कुमार, केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार और चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल को भी पैसे दिए गए। 38 करोड़ रुपए के ठेके में से 21 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर दिए गए। कभी खर्चे का बहाना बनाया गया तो कभी चुनाव फंड के नाम पर डोनेशन दिया गया। इसमें से कुछ रकम आम आदमी पार्टी को भी पहुंची। दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार के खिलाफ जो शिकायत की थी, उसमें आरोप था कि विभव कुमार को जल बोर्ड का फ्लैट अलॉट कर दिया गया, जबकि वो बोर्ड के मेंबर भी नहीं थे।
विजिलेंस विभाग की शिकायत के बाद इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की। बाद में ईडी ने इस केस की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से शुरू कर दी। 31 जनवरी को ईडी ने जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को अरेस्ट किया था। उनके बयान के आधार पर ईडी ने आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां छापे मारे। आम आदमी पार्टी ने इस छापेमारी को बदले की कार्रवाई बताया। जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहां ईडी की रेड हो रही थी तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी ने कहा, ईडी 2 साल से शराब घोटाले की जांच कर रही है, लेकिन ईडी के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। और इसके बाद आतिशी ने ईडी पर बेहद सनसनीखेज इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, ईडी के पास गवाहों के स्टेटमेंट भी मौजूद नहीं है, उनको गायब कर दिया गया। स्टेटमेंट का ऑडियो डिलीट कर दिया गया। आतिशी ने कहा कि कोर्ट भी ईडी से बार बार पूछ रहा है कि सबूत कहां है, लेकिन जब कोई सबूत हो तब ईडी कोर्ट में दे। आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी ने गवाहों पर प्रेशर बनाकर झूठे बयान रिकॉर्ड कर लिए थे और जब उन्हें लगा कि कोर्ट में किरकिरी होगी तो उन्होंने सारे बयानों के ऑडियो डिलीट कर दिए। 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं। एक केस में ये साबित हो गया है कि ऑडियो डिलीट हो गया है और हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये पता है कि सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत के वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। आतिशी को जवाब दिया बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने। सिरसा ने कहा, दिल्ली में तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आतिशी को समझना चाहिए कि घोटाले की जांच करके ईडी के सारे सबूत कोर्ट में रखने होंगे और फाइनली कोर्ट फैसला करेगा कौन गुनहगार है। अब आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कह रही हैं हम सवाल पूछते हैं। आतिशी जी, दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों ये पॉलिसी बदली, क्यों 2% से 10% और 7% से 12% शराब के कॉन्ट्रैक्टरों को काम देने के लिए पॉलिसी को बदला गया, क्यों जिन मित्रों को उन्होंने काम दिया उनके चलते 2783 करोड़ रुपए का दिल्ली की सरकार को नुकसान हुआ और अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को बहुत करोड़ रुपए का लाभ हुआ। क्यों अभी तक आप इस बात का जवाब नहीं देते? मनीष सिसोदिया जी की जमानत के दौरान जिस तरह से 378 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की सामने आई, उस पर आप आज भी जवाब क्यों नहीं देना चाहते? जवाब इस बात का दीजिए कि क्यों संजय सिंह जी ने एसपीबी बनाकर शराब का काम लिया, शराब घोटाला किया। इन सभी सवालों के जवाबों की बजाय आप उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग समझ चुके हैं, आतिशी जी अब आपको जवाब देना होगा। ये शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड के घोटाले में वो कॉन्ट्रैक्टर को क्यों काम दिया गया जिन्होंने करोड़ों रुपया पहले भी सरकारों में कमाया और अब भी हजारों करोड़ रुपया दिल्ली का लूट कर ले जा रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बातें बदलने, इधर उधर की बात बदलने से बात नहीं बदलने वाली, जवाब तो देना पड़ेगा। चूंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ईडी पर गंभीर आरोप लगाए गए तो ईडी की तरफ से बयान आया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि उसके पास सारे आरोपियों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अक्टूबर 2023 से पहले ईडी के ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनमें सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था, ऑडियो रिकॉर्डिंग का नहीं। इसलिए उस दौरान तक के वीडियोस में ऑडियो नहीं है।
अक्टूबर 2023 के बाद सारा सिस्टम बदला गया। उसके बाद से ऑडियो वीडियो दोनों की रिकॉर्डिंग है और यह बात ईडी की तरफ से कोर्ट को बता दी गई है। इसीलिए इसके आधार पर जांच एजेंसियों पर झूठे आरोप लगाना ईडी को बदनाम करना है और यह ठीक नहीं है। ईडी ने यह भी कहा कि झूठे इल्जाम लगवाने वालों के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि जांच पूरी होने का सबको इंतजार करना चाहिए। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फैसला अदालत को करना है। कोर्ट सबूत देखकर ही फैसला करेगा, गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला करेगा। लेकिन ये सही है कि जब तक जांच चलेगी तब तक केजरीवाल की ईमानदारी के दावे संदेह में रहेंगे, दोनों तरफ से बयानबाजी होगी और खास तौर पर चुनाव सामने आने वाला है। आज उत्तराखंड की सरकार ने समान आचार संहिता कानून लाने का वादा पूरा किया। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने यूसीसी बिल विधानसभा में पेश कर दिया। विधानसभा में पारित होने के बाद जब ये कानून बन जाएगा तो समान आचार संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। पुष्कर सिंह धामी की सरकार कानून का जो ड्राफ्ट बिल लाई है उसके मुताबिक अब उत्तराखंड में बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। शादी, तलाक और उत्तराधिकार के नियम सबके लिए बराबर होंगे। अभी इन मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग परंपराएं हैं। मुसलमानों को 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। अब सभी धर्मों के लिए शादी और तलाक के नियम एक जैसे होंगे और महिलाओं को पति या पिता की संपत्ति में बराबरी का हक होगा। अब मुस्लिम महिलाएं भी बच्चे गोद ले सकेंगी। गोद लेने के नियम सभी के लिए एक जैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को भी शादी की तरह सोशल सिक्योरिटी दी गई है। लिव इन में रहने वाले कपल्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तराखंड असेंबली में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बिल को पेश किया। इसे समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जैसे बिल पेश किया, बीजेपी के विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में उपचाहते हैं, जो माननीय के विरोध में हो। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। नोट करने वाली बात यह थी कि कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले इस बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन उठाए गए। असेंबली में नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की। यशपाल आर्य की सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन तो यह थी कि कांग्रेस को इस बिल पर सुझाव देने के लिए नहीं बुलाया गया। हालांकि सरकार ने वो लेटर भी जारी कर दिया जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके बाद कांग्रेस तरफ से कहा गया कि सरकार ने 182 पेज का ड्राफ्ट थमा दिया और इसे पढ़ने का वक्त भी नहीं दिया, तुरंत चर्चा की बात कर दी। ये कहां तक जायज है? हालांकि इसके बाद चर्चा शुरू हो गई तो कांग्रेस के मेंबर्स ने इसमें हिस्सा लिया और आज की चर्चा खत्म होने के बाद भी यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना सलाह मशवरा किए ही ड्राफ्ट तैयार करवाया। सरकार ड्राफ्ट कमेटी के साथ मीटिंग की जो आंकड़े पेश कर रही है वो फर्जी है। आर्य ने कहा इस बिल को पास करने में भी जल्दबाजी दिखाई जा रही है। विरोध के कहीं स्वर नहीं है। सभी माननीय विधायकों का कांग्रेस का मानना है कि बिल को के प्रस्तुतिकरण के बाद जो हम लगातार कह रहे हैं कि इसमें उसके अध्ययन के लिए उसमें क्या बिंदु हैं और क्या उसमें बेहतर हो सकता है, क्या कानूनी बाधाएं आ सकती हैं भविष्य में, उसका अध्ययन करना आवश्यक था और उसमें कानूनी राय भी हम लेते, अपने साथियों से बातचीत करते और उसके बाद कल इस बिल पर चर्चा होती, बेहतर होता। लेकिन जितना भी 2 घंटे का मात्र समय दिया गया उसमें जो भी हम देख पाए हैं,
हमने यही जानना है कि इसमें गुण क्या है, दोष क्या है, खामियां क्या है, किससे दुरुस्त क्या है, कानूनी अड़चनें, बाध्यताएं क्या होंगी, ये प्रश्न बहुत बड़े हैं। हमने कहा है कि इसको प्रवर समिति की स्वीकृति में दी जाए और जिससे कि इसमें प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे, उसके बाद सदन में पेश करे, उसके बाद इसका विधेयक पारित हो। हमारे पानी विधानमंडल दल में किसी भी को भी माननीय विधायकों को, मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने सुझाव कब मांगे, कब उन्होंने आमंत्रण दिया। आज वो कह रहे हैं SMS के जरिए 2 लाख से ऊपर लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है और हमने कई बैठकें की है, लेकिन अगर ये बैठकें होती तो कहीं ना कहीं शुभगाहट होती। ये सब कहने की बातें हैं। उत्तराखंड सरकार में PWD मिनिस्टर सतपाल महाराज ने यशपाल आर्य के सारे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा विपक्ष को बिल पढ़ने के लिए पूरा समय दिया जाएगा, बिल पर विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद ही इसे पास किया जाएगा। सतपाल महाराज ने कहा सरकार की मंशा मुसलमानों को टारगेट करने की नहीं है। जब इस्लामिक देशों में समान नागरिक संहिता लागू है तो यहां ऐतराज क्यों किया जा रहा है? हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में भी UCC है, नेपाल में UCC है, सऊदी अरब में UCC है, अजरबैजान में UCC है, टर्की में UCC है, तो वहां पर ये लागू है और ये मैं समझता हूं कि देश के अंदर बहुत जरूरी है और खासकर हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं धामी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा जो ये बिल ला रहे हैं और ये पास होगा। सभी मेंबर्स बड़े उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने अपने विचार बता रहे हैं। समय दिया गया है, ऐसी बात नहीं है, और पूरी रात को वो इसका अध्ययन करेंगे। पर्याप्त समय दिया गया है और चर्चा सुन भी रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है इसमें क्या है। और निश्चित रूप में जब लोग इसका अध्ययन करेंगे तो जो उनकी शंकाएं हैं वो निर्मूल हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। उस पर संविधान के अंदर वो लोग सुरक्षित रखे गए हैं, इसलिए वो इसमें से इस एम्बिट से निकले हुए हैं। निश्चित रूप में किसी को टारगेट नहीं किया गया है। जब वो इसका अध्ययन करेंगे तो स्वयं पाएंगे कि वो टारगेटेड नहीं है, उनकी परंपराओं का भी सम्मान और आदर किया गया। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि शादी के लिए UCC में कौन कौन से नए नियमों का प्रस्ताव है। बिल में शादी की मिनिमम एज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी धर्मों में शादी के वक्त लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। नियम तो पहले भी यही था, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब उत्तराखंड में रहने वाले हर मजहब के लोगों को इसका सख्ती से पालन करना होगा। ये कानून सप्तपदी, आशीर्वाद, निकाह, पवित्र बंधन, आनंद विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट या आर्य विवाह अधिनियम किसी भी तरह से होने वाली शादी पर लागू होगा। शादी किसी भी रीति रिवाज से हो, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कराना अब सबके लिए आवश्यक होगा। तलाक के लिए भी उत्तराखंड में कानून बनने के बाद एक ही नियम लागू होगा। उत्तराखंड का कोई भी नागरिक मजहब की आड़ लेकर तलाक नहीं दे सकेगा। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि शादी होने के 1 साल तक कोई शख्स डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। अब तलाक के मजहबी तरीके मान्य नहीं होंगे, कानूनी तरीके से ही तलाक लेना होगा। तलाक के बाद रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में बहुविवाह और पुनर्विवाह को गैर कानूनी करार दिया है। इसके लिए सख्त सजा और जुर्माने का प्रोविजन होगा। कोई शख्स अगर गैर कानूनी तरीके से तलाक देता है तो उसे 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। एक पत्नी के होते हुए कोई दूसरी शादी करता है तो उसे 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। इसी बिल में लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी नियम बनाए गए हैं। लिव इन में रहने वाले कपल्स को अब रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। अगर 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन के बिना लिव इन पार्टनर साथ रहते हैं तो 10,000 रुपए जुर्माना या 3 महीने की सजा हो सकती है। लिव इन रिलेशनशिप से अगर कोई संतान होती है तो उसे लीगल माना जाएगा। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी दोनों लिव इन पार्टनर्स की होगी। इसके अलावा पेरेंट की प्रॉपर्टी में भी बच्चे का हक होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप टूटती है तो दोनों पार्टनर्स को इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी। दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। उत्तराखंड सरकार के इस कदम का मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ साथ बहुत से मौलाना इस कानून को इस्लामिक परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं। उत्तराखंड इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस ने कहा कि ड्राफ्ट कमेटी ने मुसलमानों की राय को नजरअंदाज किया।
मुफ्ती रईस ने कहा कि यह कानून सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि अगर कानून सबके लिए है तो फिर इससे अनुसूचित जनजातियों को अलग क्यों रखा गया। तो यूसीसी सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें ये बात प्रस्ताव पास किया गया कि अभी हिंदुस्तान को यूसीसी की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ये हिंदुस्तान से बाहर थोड़ा ये उत्तराखंड कि यूसीसी की कमेटी जब उत्तराखंड में बनाई गई तो हम इनके पीछे लगे और हमने इनको सुझाव देने की कोशिश की। लाखों की तादाद में आवाम ने राय पेश करी, लेकिन यूसीसी ने वो लाखों के जो उनकी जो तजावीज थी और उनके जो मशवरे थे वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए। फिर हमने उनको ये कहा कि भाई यूसीसी कमेटी मजहब के जानने वालों को उसमें शामिल कर ले, ताकि मजाहिब की जो ऐसी चीजें हैं जिनसे टकराव और पैदा हो सकता है तो उसको उसमें शामिल करके गौर व खोज किया जा सके। उस पर भी कमेटी ने किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं करी। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें सूत्रों से और खबरों से ये मालूम हुआ है कि यहाँ कुछ जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, इस तरह की कुछ चीजों को इससे बाहर किया गया है। फिर ये एक कानून एक प्रदेश कहाँ हुआ? आर्टिकल 25 का क्या होगा? इसका मतलब ये होगा प्रदेश एक होगा, कानून दो होंगे। वो भी तो हमारे भाई हैं, बिल्कुल अनुसूचित जाति तो हमारे भाई है। वो इसमें से हमने सुना कि वो बाहर कर दिए। इसका मतलब ये है कि खास तबके को टारगेट किया जा रहा है, मुल्क की एक बड़ी अकलियत को तबाह किया जा रहा है, उसके हुकूक छीने जा रहे हैं। ये हमारा एतराज है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस बिल ने तूफान खड़ा कर दिया। कई राज्य ऐसे हैं जहां इसी तरह का कानून बनाने की मांग जोरदार तरीके से की जा रही है, और कई राज्य ऐसे हैं जहां कहा जा रहा है कि हम इस तरह का कानून कभी नहीं बनाएंगे। मैं आपको दोनों तरफ की बात सुनवाता हूं। अमरावती में आज निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने बात की और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए। नवनीत राणा ने कहा विपक्ष का काम ही विरोध करना है, विपक्ष ये करता रहेगा, लेकिन मोदी अपना काम करते रहेंगे। आज तक मोदी जी के विचारों पे चलने वाली जितनी भी राज्य हैं, भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, अगर उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी, सेंटर में भी लागू हो। और महाराष्ट्र में जहां पर हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो। सभी को, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। अगर ये कायदा आता है तो मुझे लगता है हम सभी इसका स्वागत दिल खोल के करेंगे। और विरोधकों का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाते रहेंगे, और मोदी जी अपने देश के प्रति जो ईमानदारी, डेडिकेशन से काम करे वो काम करते रहेंगे, और हम उनके साथ ऐसे ही ताकत से खड़े रहेंगे। इसके बाद राजस्थान सरकार के 2 मंत्रियों ने कह दिया राजस्थान में भी यूसीसी बिल लाने पर विचार किया जाएगा। पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा वो भी चाहते हैं कि यूसीसी राजस्थान में लागू हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इसके बाद कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा राजस्थान सरकार भी उत्तराखंड की तरह समान आचार संहिता लागू करेगी। केंद्र में मैंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था जी, पर वो चर्चा में आता उससे पहले मैं चुनाव लड़के मेरे कारण इस्तीफा दे आया। और उत्तराखंड में जो कॉमन सिविल कोड पर वो लाया जा रहा है वो बहुत आवश्यक है। समय के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश एक कानून। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि अपने यहाँ भी ये लाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र, राजस्थान के अलावा यूपी में भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर विचार करेगी। लेकिन विरोधी दलों के नेता, खासतौर पर मुस्लिम नेता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। वो इसे बीजेपी का सियासी एजेंडा बताते हैं। एआईयूडीएफ के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा बीजेपी की सरकार देश की डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। यूसीसी न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि नेचुरल लॉ के खिलाफ भी है। इस कानून को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक रंगारंग बगीचा है। एक बगीचे में चाहे कितना ही खूबसूरत हो, एक ही फूल हो, आपको देख के जी भर जाएगा। और ये सबको जो है वो एक ही ना के एक औरत मर्द सबको एक ही बराबर कर दे
तो ऊपर वाले ने चाहता तो वैसे ही बना देता। दुनिया में मर्द बनाते नहीं थे, सारी औरतें बन जाती, या औरत नहीं बनाता तो सारे मर्द बन जाते। नेचर के खिलाफ है, कोई भी जो करेगा वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब क्या होता है, लोकल्स जो असेंबलीज होते हैं उनको अपने वहां कुछ न कुछ चमक दिखाना होता है। जब वो मिनिस्ट्री फेलियर हो जाती है, चलते वो किसी में कामयाब नहीं होते, तो कोई ऐसा चमक छोड़ो। मोदी जी को खुश करना है, कुछ दिन तो चीफ मिनिस्टर रहना है, तो मोदी जी को खुश करना है। इस बिल को वैसे ही कचरे के डिब्बे में डाल देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने अलग तरह का एतराज जताया। एसटी हसन ने कहा, अगर कोई शख्स मजबूरी में दूसरी शादी करता है तो सरकार उसे गैर कानूनी मानती है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को सरकार मंजूरी देना चाहती है। ये अजीब बात है। एसटी हसन ने कहा, कोई व्यक्ति शादी करके 2 बीवियों के साथ नहीं रह सकता, लेकिन वो लिव इन में हर साल पार्टनर बदल सकता है। ये कैसे चलेगा? एसटी हसन ने कहा, यह सिर्फ वोटों के पोलराइजेशन की कोशिश है और कुछ नहीं। कि अगर इस बिल के अंदर कुरान शरीफ के खिलाफ कोई बात नहीं है, जो हिदायत मुसलमानों को कुरान पाक में दी गई है, जिसे तमाम दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं और कुरान को लास्ट वर्ड समझते हैं, अल्लाह का कुरान पैगाम समझते हैं, उसके खिलाफ अगर नहीं है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर उसके खिलाफ है तो हम इसकी पुरजोर मुखालफत करें। इस्लामिक क्लास में पहले से ही वो वुमेन को एम्पावर किया हुआ है। 1450 साल से पैतृक संपत्ति में हम लोग बेटी का भी हिस्सा देते हैं, बीवी का भी देते हैं, माँ का भी देते हैं। ये कुरान ने साफ साफ हिदायत दी है। हम अगर दूसरी शादी किसी मजबूरी में करते हैं, जैसे किसी की औलाद नारी हो रही है, बहुत बीमार बीवी है, बहुत करड़ बीवी है, तो आपको क्यों एतराज़ है? आपने बेगैरती बेहयाई आम कर दी। लिविंग रिलेशनशिप में आप एक साथ एक औरत के साथ रहें या 4 औरतों के साथ रहें या 10 के साथ रहें, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरी शादी मजबूरी में कर रहा है तो आप परेशान हैं। ये सिर्फ वोट पोलराइज करने की टैक्टिक्स है हिंदू मुसलमान के लिए। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, उन्हें जवाब दिया उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना शमून कासमी ने। मौलाना शमून कासमी ने कहा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो या तो इस्लाम को नहीं जानते हैं या सिर्फ सियासी मकसद से इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में ऐसा कुछ नहीं है जो मजहब के खिलाफ हो। मुसलमानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना छोड़ दें, वो अपनी फिक्र करें। उन्होंने 60 साल तक मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा और उनका मिसयूज किया। कि आज बहुत बड़ा दिन है और जहां तक सवाल इस चीज का है कि जो मुसलमानों को ये गुमराह कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यूसीसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए है और उन कुप्रथाओं पर तो अंकुश लगना ही चाहिए। जैसे कुप्रथा, ये प्रथा भी नहीं, कुप्रथा थी। हलाले का कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। इन्होंने उसका मिसयूज किया। तो ये तथाकथित लोग उस वक्त कहां गए थे? क्यों नहीं रोक रहे थे? इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा। जब नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया था, उस वक्त भी इसी तरह की बातें कही गई थी, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इस कानून का स्वागत किया, मोदी को सपोर्ट किया, तो मौलाना, मौलवी, उलेमा सब खामोश हो गए। अब यूसीसी को लेकर इसी तरह का विरोध हो रहा है। हालांकि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कानून में कमियां नहीं बता रहे, वो सिर्फ 2 सवाल उठा रहे हैं। पहला, ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि इस्लाम में पहले से ही महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है। पति की प्रॉपर्टी में पत्नी को, पिता के जायदाद में बेटी को हक दिया जाता है। बिना किसी कारण के पत्नी को छोड़ना गुनाह माना जाता है। लेकिन इस कानून में यही बातें तो कही गई हैं, फिर यह इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया? दूसरी और बड़ी बात यह कि आजकल लिव इन का चलन बढ़ा है। इसके कारण तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। हमने श्रद्धा वॉलकर जैसे कई केस देखे हैं। इस कानून में अब लिव इन रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। माता पिता को इसकी जानकारी देना जरूरी हो गया है। इस तरह के प्रोविजन से जो लोग अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों से संबंध बनाते हैं या परिवार को बिना बताए साथ रहते हैं और बाद में लड़की को छोड़ देते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लीगली ये बाइंडिंग होगा और इससे लड़कियों पर होने वाले जुल्म रुकेंगे। इस कानून में न निकाह का मतलब बदला है,
न रिवाज बदले हैं, न तलाक को गैर कानूनी बनाया गया है, न पुरुषों के हक कम किए गए हैं, बस महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों को और मजबूत कर दिया गया है, कानूनी बना दिया गया है। इससे मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस्लाम के खिलाफ बताना बेमानी है, इस्लामिक शिक्षाओं का अपमान है। लेकिन मुझे लगता है इस कानून को जल्दबाजी में पास नहीं करना चाहिए, इस पर खुली बहस होनी चाहिए, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। और दूसरा, मुसलमानों को यह समझाने का एक्स्ट्रा एफर्ट किया जाना चाहिए कि ये कानून उनके फायदे के लिए है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, ये कानून बराबरी के अधिकार के लिए है, किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है। एक परेशान करने वाली खबर आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। इसके बाद हुए ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 200 लोग घायल हैं। इनमें से भी 25 की हालत गंभीर है। फैक्ट्री में इतना तेज धमाका हुआ कि आसपास के कई कच्चे मकान ढह गए और मलबे में दर्जनों लोग दब गए। हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। अब तक 174 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए 70 एम्बुलेंस तैनात की गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 50 गाड़ियां लगाई गई। ब्लास्ट की वजह से पैनिक ना हो, इस वजह से हरदा जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राहत और बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। जिस पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ वो राजू अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल नाम के कारोबारियों की है। हादसे के बाद से ये दोनों लापता हैं। कहा जा रहा है कि पटाखा फैक्ट्री में इलीगल काम हो रहा था, उसी वजह से ब्लास्ट हुआ। प्रशासन ने इस फैक्ट्री को पिछले साल सील कर दिया था, लेकिन इसके मालिक राजू अग्रवाल ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर फैक्ट्री दोबारा चालू कर ली। हालांकि बारूद का ज्यादा स्टॉक रखने की वजह से फैक्ट्री को दोबारा सील कर दिया गया, पर बाद में होशंगाबाद के कमिश्नर ने फैक्ट्री का लाइसेंस बहाल कर दिया। जबकि फैक्ट्री में 2 साल पहले भी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। फिलहाल तो सरकार और प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है, लेकिन राहत का काम खत्म होने के बाद इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिस फैक्ट्री को सरकार ने 2-2 बार बंद कराया, जिस फैक्ट्री में पहले भी हादसे हुए, जिस फैक्ट्री में पहले भी लोगों की जान गई, आखिर उस फैक्ट्री को फिर से चलाने का लाइसेंस किस आधार पर दिया गया, किसने दिया, किसके प्रेशर में दिया। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। फिलहाल आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।